दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण बालकों में किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों को नवीन प्रकार की परीक्षा के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष प्रकाश में आने लगते हैं, वैसे वैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का महत्व बढ़ने लगता है। ये परीक्षण अध्यापक निर्मित निबंधात्मक परीक्षणों से निम्न प्रकार से भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से भिन्न होते हैं। अध्यापक निर्मित निबंधात्मक परीक्षणों में विद्यार्थी को अपने शब्दों में प्रश्न के उत्तरों को व्यक्त करना होता है, जबकि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परीक्षार्थी को विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना होता है। अगला है दोस्तों, निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कम होती है तथा उनके उत्तर विस्तार से देने होते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक रहती है तथा उत्तर संक्षिप्त में देने होते हैं। मतलब एक आंसर को टिक करना होता है और प्रश्न की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन निबंधात्मक में प्रश्न कम होते हैं, लिखना ज्यादा रहता है। इसमें हम देखें, निबंधात्मक परीक्षाओं में परीक्षार्थी अधिकांश समय लिखने में व्यतीत करता है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में वह प्रश्नों को पढ़ने व सोचने में अधिक समय लगाता है। क्या करता है दोस्तों? वह सोचने में अधिक समय लगाता है। निबंधात्मक जो प्रश्न परीक्षण जो होते हैं, निबंधात्मक प्रत्युत्तरों में व्यर्थ की बातें लिखने की संभावना अधिक रहती है, जबकि वस्तुनिष्ठ में अनुमान की अधिक संभावना होती है। निबंधात्मक परीक्षण में आंकीकरण आत्मगत है, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आंकीकरण वस्तुनिष्ठ ही होता है। आगे हम देखें, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण की विशेषताएं क्या है। अध्यापक के द्वारा निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। नंबर 1, पाठ्य वस्तु की व्यापकता कैसी हो। इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है और अतः पाठ्य वस्तु का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। किसका होता है दोस्तों? पाठ्य वस्तु का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। मानकीकरण की संभावना, इस प्रकार परीक्षणों का मानकीकरण संभव है। एक लंबे समूह पर परीक्षणों को प्रशासित करके मानकों की स्थापना की जा सकती है। आगे हम देखें, वस्तुनिष्ठता क्या होती है इन परीक्षणों में दोस्तों। इस प्रकार के परीक्षणों में परीक्षार्थी की उपलब्धि का मापन वस्तुनिष्ठ रूप में हो जाता है, क्योंकि अंक देने में परीक्षक की भाव दशा आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें पक्षपात की भी संभावना कम होती है। अलग अलग परीक्षकों की व्यक्तिगत विशेषताओं का भी अंक देने पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितने प्रश्न परीक्षार्थी सही कर लेता है उतने ही अंक उसे मिल जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रटने का बहिष्कार होता है। इसमें निबंधात्मक परीक्षाओं के विपरीत इन परीक्षणों में रटने की अपेक्षा विषय वस्तु को समझने पर बल दिया जाता है। बहुवचन प्रकार के प्रश्न परीक्षार्थी को तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, समझाने की शक्ति का भी मापन कर सकता है। आगे हम देखें, अंकीकरण में सुगमता क्या होती है। अंकीकरण मतलब अंक देने में बालकों को अंक कैसे मिल सकते हैं। इसमें इन परीक्षणों में अंकीकरण के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इन परीक्षणों में प्रायः उत्तर कुंजी उपलब्ध रहती है। इससे इनका अंकीकरण अत्यधिक सुगम हो जाता है। बहुत आसानी से हम इनको अंक दे सकते हैं। अधिक वैध, इस प्रकार के परीक्षणों की वैधता कैसी होती है? उच्च होती है, क्योंकि ये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। अतः परीक्षण पद विषय वस्तु का उचित रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अलग अलग परीक्षकों के निर्णय में पर्याप्त सहमति पाई जाती है दोस्तों। यह आगे देखें, इसमें हम अधिक विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठता के गुण के कारण इन परीक्षणों की विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है। इन परीक्षण की पुनः परीक्षण विश्वसनीयता भी अधिक होती है। नंबर 8, समय की मितव्ययिता। इनके प्रयोगों में बहुत कम समय व्यय होता है, मतलब खर्च होता है। परीक्षण काल में परीक्षार्थी को किसी प्रकार की थकान व नीरसता भी अनुभव नहीं होती है। अंक प्रदान करने में भी कम समय लगता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सबसे अच्छी बात कही जाती है दोस्तों, और है भी। मूल्यांकन के लाभ क्या हैं? नंबर 1, शिक्षण कार्य में सुधार लाना। मूल्यांकन के लाभ क्या क्या है दोस्तों? हम जब भी अध्यापक बालकों को पढ़ाता है तो मूल्यांकन के क्या लाभ है, इसको हम देखते हैं। शिक्षण कार्य में सुधार, मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त कर लिए गए हैं, मतलब कहाँ तक हमने उपलब्ध किए, बालक कितना सीख पाया। यदि इसकी प्राप्ति संतोषप्रद नहीं है तो इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि अध्यापक ने शिक्षण कार्य ठीक तरह से नहीं कराया। अतः मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति, पढ़ाने का ढंग एवं उपकरण में सुधार कर सकता है।
अगला जो आता है दोस्तों हमारे सामने समूहों में वर्गीकरण। क्या है दोस्तों? समूहों में वर्गीकरण। छात्रों की उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया जाता है और छात्रों के वर्गीकरण से यह लाभ होता है कि उस समूह के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। अगला जो हमारे सामने है दोस्तों, मूल्यांकन के लाभ क्या है? सीखने में सुधार होता है। मूल्यांकन से छात्रों को परिश्रम करने के लिए तथा अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वह इस मूल्यांकन की परीक्षा को अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधन मानेगा और इसके फलस्वरूप वह सीखने हेतु प्रेरित होगा। अगला जो लाभ है मूल्यांकन का वह है निर्देशन हेतु आवश्यक। निर्देशन मतलब डायरेक्शन देना। मूल्यांकन शिक्षण जो होता है दोस्तों, मूल्यांकन शिक्षण हेतु निर्देशन का भी कार्य करता है। इसके द्वारा शिक्षक की त्रुटियों का पता लगाकर उसमें आवश्यक सुधार लाया जाता है। इसके अलावा मूल्यांकन छात्र के व्यक्तित्व के आयामों पर प्रकाश डालता है और इससे उसे उचित व्यावसायिक तथा शैक्षिक निर्देशन देना सरल हो जाता है। वह बालकों को ठीक प्रकार से डायरेक्शन दे सकता है। अगला जो है पाठ्यक्रम सुधार। क्या लाभ है दोस्तों मूल्यांकन से? हमारे पाठ्यक्रम में सुधार होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा क्रम का निर्धारण होता है और इन दोनों का संबंध मूल्यांकन से है। मूल्यांकन के परिणामों की जानकारी से ही इसमें सुधार होता है। इससे विद्यार्थियों को अपनी कमजोरी तथा मजबूत क्या चलता है दोस्तों, मजबूत स्थिति का पता लगता है कि वह कहाँ पे कमजोरी कर रहा है और कहाँ पे मजबूत है। इससे विद्यार्थियों की रुचि, दृष्टिकोण तथा मानसिक स्थिति का भी पता चलता है और इससे विद्यार्थियों की कक्षा विभाजन तथा कक्षोन्नति में भी सुविधा होती है। छात्र स्वयं अपने आत्म मूल्यांकन के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है तथा इससे उसे अपनी समस्याओं को हल करने में बल मिलता है। अगला जो है दोस्तों, यह मानदंडों का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है दोस्तों? यह मानदंडों का निर्धारण करता है कि जिसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम तथा विद्यालय व्यवस्था आदि मापने का प्रयास करता है। अगला जो है दोस्तों, मूल्यांकन तथा शिक्षण प्रक्रिया। मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से बालकों की शिक्षा में प्रभाव डालती है, वह हम इसको देखने का काम करेंगे। मूल्यांकन की उपर्युक्त धारणा के अनुसार इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षक के उद्देश्यों तथा ज्ञानार्जन, अनुभव अथवा शैक्षिक स्थितियों से है। डॉक्टर ब्लूम महोदय ने इस संबंध को निम्नांकित त्रिभुजाकार रेखाकृति से प्रदर्शित किया है। डॉक्टर ब्लूम बताते हैं किस प्रकार से हम शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करेंगे। शैक्षिक उद्देश्य हमारे जो भी होंगे वह ज्ञानार्जन, अनुभव और उसके बाद हमारे मूल्यांकन से पता चलेगा। मूल्यांकन से फिर शैक्षिक उद्देश्य बनेंगे और फिर शैक्षिक उद्देश्य ज्ञान अर्जन अनुभव होगा और ज्ञान अर्जन अनुभव का हम मूल्यांकन करके देखेंगे। फिर वही हमारा जो त्रिभुज शैक्षिक उद्देश्य की तरफ फिर बढ़ जाता है। यह बहुत ही विशेष अनोखे प्रकार का हमारा त्रिभुजाकार है दोस्तों। यह हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, हमारे ज्ञान के अनुभव को पूरा करने के लिए यह बनाया गया है डॉक्टर ब्लूम के द्वारा। उपर्युक्त रेखाकृति से शैक्षिक उद्देश्य, ज्ञानार्जन, अनुभव एवं मूल्यांकन की पारस्परिक आत्मनिर्भरता स्पष्ट होती है कि शैक्षिक उद्देश्य अन्य दोनों ज्ञानार्जन, अनुभव तथा मूल्यांकन को प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानार्जन, अनुभव तथा शैक्षिक स्थितियों की योजना तैयार की जाती है और वांछित उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं इसकी जांच हेतु मूल्यांकन किया जाता है। इसी तरह मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन, अनुभव का प्रभाव उचित ढंग से व्यवहारगत परिवर्तन कर रहा है या नहीं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का निर्धारण भी करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होकर परस्पर परिवर्तित भी होते रहते हैं। इसलिए इससे यह प्रमाणित होता है कि शिक्षण और मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम मूल्यांकन की ही विषय वस्तु है, क्योंकि इनके द्वारा शिक्षण तथा अधिगम की उपयुक्तता का पता लगाया जा सकता है। आगे हम देखें दोस्तों, अच्छी परीक्षा के गुण एवं उत्तम मूल्यांकन के लक्षण। अच्छी परीक्षा के गुण एवं उत्तम मूल्यांकन के लक्षण क्या क्या हैं, इसमें हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, विश्वसनीयता सबसे पहले। अच्छी परीक्षा के गुण मूल्यांकन के लक्षण क्या होंगे? विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। उसमें तो कोई भी प्रविधि तभी विश्वसनीय कहलाएगी जबकि वह उसके लगातार प्रयोग करने पर एक से परिणाम प्रदान करे। और प्रविधि की पूर्ण विश्वसनीयता में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे व्यक्तियों की उनकी योग्यताओं की विभिन्न अवसरों तथा दशाओं की भिन्नताएं होती हैं।
अगला जो होती है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठ प्रविधि है जिसके द्वारा प्राप्त निष्पादन सभी निर्णायक देखकर एक ही निर्णय पर पहुंचते हैं। अन्य शब्दों में छात्र को निष्पादन पर निर्णायक भावनाओं, विचारों, ईर्ष्या तथा द्वेष का प्रभाव ना पड़े। वैधता, वैलिडिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी प्रविधि तथा परीक्षण उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उसे मापता है, तथा आगे हम इसमें देखें तो जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, कोई भी प्रविधि या परीक्षण पूर्ण परफेक्ट वैध नहीं होता, क्योंकि यह व्यक्तियों के मानसिक गुणों को उनके व्यवहार के माध्यम से मापता है। अगला जो है मानक, नॉर्म्स क्या होते हैं? शिक्षा में मानक का अर्थ तुलना है। वह प्रतिमान, स्टैंडर्ड जिसके लिए समान समूह के विभिन्न व्यक्ति हों। दूसरे शब्दों में मानक वर्तमान उपलब्धि क्या है, इसकी ओर संकेत करता है। मूल्यांकन हेतु छात्रों को कक्षा, आयु तथा बुद्धि आदि के आधार पर समूह बनाकर उनकी तुलना की जाती है ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो जाए। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण का प्रयोजन छात्रों की योग्यता एवं अयोग्यता का पता लगाना है। उत्तम मूल्यांकन वही है जो मेधावी, कमजोर एवं औसत छात्रों को पता लगा सके, इसलिए परीक्षा में सभी तरह के प्रश्न कठिन सरल पूछे जाते हैं। अगला जो है व्यापकता, कंप्रहेंसिव। उत्तम मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ है कि उस पाठ्यक्रम में शामिल अधिक से अधिक तथ्य शामिल किए जाएं या केवल आंशिक तथ्यों का प्रतिनिधित्व ना करें। व्यवहारिकता क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकेबिलिटी, जब तक मूल्यांकन प्रविधि में व्यवहारिकता, सरलता में प्रयोग योग्य ना हो तो व्यर्थ है। इसको वास्तविक, सरल, आकर्षक तथा रुचिपूर्ण बनाया जाए ताकि इसका प्रयोग सभी कर सकें। अगले अंक में दोस्तों हम मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपानों के बारे में पढ़ेंगे और फिर परीक्षण निर्माण की योजना, परीक्षण की योजना बनाना, इन सभी प्रकार के परीक्षणों को हम पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों यह जो जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जा रही है, आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।